ट्वेल्थ क्लास बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर है निर्देशन डायरेक्शन। निर्देशन डायरेक्शन का मीनिंग समझ लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। निर्देशन का मतलब होता है जब वर्कर्स हमारे पास कार्य करने के लिए आते हैं तो हमारा सुपरवाइज़र जो होता है वो वर्कर्स को निर्देश देता है, बताता है कि आपने कैसे काम करना है, उनको डायरेक्शन देता है कि आपने कैसे काम करना है। ऐसे ही जो है डायरेक्टर जो होते हैं वो डायरेक्शंस देते हैं मैनेजर्स को, मैनेजर जो है वो सुपरवाइजर्स को, और सुपरवाइज़र आगे वर्कर को निर्देश देता है कि आप इस प्रकार से काम करो। फ़र्क है आदेश और निर्देश में। आदेश में होता है कि ये काम शुरू करो, आज इतनी चीज़ें बनाओ, पर ये काम कैसे करना है, क्या सावधानियां रखनी है, किस विधि से करना है, कब तक करना है, ये पूरी डिटेल में जो समझाया जाता है उसे हम डायरेक्शन कहेंगे। तो डेफिनेशंस पर आते हैं। कूंट्स एंड डोनर के परिभाषा दी गई अधीनस्थों के। यहाँ पर अधीनस्थ वर्ड प्रयोग किया गया, इसका मतलब होता है हमारे नीचे काम करने वाले सबॉर्डिनेट्स हमारे जो होते हैं उनको अधीनस्थ कहा जाता है। अधीनस्थों के पथ प्रदर्शन, पथ प्रदर्शन का मतलब मार्गदर्शन करना या बताना उनको, तथा पर्यवेक्षण का मतलब पर्यवेक्षक जो है वो वर्कर को डायरेक्शंस देता है। तो पर्यवेक्षक मतलब सुपरवाइज़र, ठीक है, जो वर्कर के जस्ट ऊपर होता है, तो उसका प्रबंधकीय कार्य ही निर्देशन है। वर्कर्स काम को कैसे करेंगे, कब करेंगे, किस विधि से करेंगे, ये सभी कुछ हम पर्यवेक्षक मतलब सुपरवाइज़र अपने वर्कर को बता रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा डायरेक्शन हो गया। अकॉर्डिंग टू कोड्स एंड डोनर, डायरेक्शन इज़ द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। एग्जीक्यूटिव मीन्स ये जो क्रियात्मक कार्य नहीं है, वर्कर्स को खुद करेंगे नहीं, बल्कि ये निर्देश देने वाला काम है। सुपरवाइज़र निर्देश दे रहा है, काम तो वर्कर करेंगे। सो इट्स एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गाइडिंग, हम गाइड कर रहे हैं वर्कर, और ऑब्जर्विंग सबऑर्डिनेट्स। ऑब्जर्विंग का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि हमने डायरेक्शन तो दे दी, बता तो दिया, पर उसको चेक भी करना है कि वो सही प्रकार से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब आते हैं निर्देशन के लक्षण या फिर विशेषताएं, प्रकृति या स्वभाव। कुछ भी पूछा जाए, चाहे निर्देशन के लक्षण पूछे जाएं, विशेषताएं पूछी जाएं, प्रकृति पूछी जाए, स्वभाव पूछे जाए, करेक्टरिस्टिक्स, नेचर, फीचर्स ऑफ डायरेक्शन, कुछ भी पूछा जाए, यही पॉइंट्स हमारे आएंगे, तो ध्यान से आप समझेंगे इनको। पहला पॉइंट है निर्देशन का संबंध मनुष्यों से है। निर्देश हम मशीनों को नहीं दे सकते, निर्देश हमेशा मनुष्य को दिया जाता है कि आप ऐसे काम करेंगे। डायरेक्शन इज रिलेटेड टू द ह्यूमन। निष्क्रिय साधनों को ये सक्रिय बना देता है। हमारे पास मशीनें आ गई, कच्चा माल आ गया, पैसे आ गए, वर्कर आ गए, तो जब तक हम वर्कर को बताएंगे नहीं आप क्या वस्तु बनाओ, कैसे बनाओ, तब तक वर्कर कार्य नहीं कर पाएंगे। मतलब निष्क्रिय साधन सक्रिय हो जाते हैं। जैसे ही डायरेक्शन दे देगी, वर्कर को समझ में आ गया कि अब ये कार्य करना है, ऐसे करना है, और वो काम अपना शुरू कर देगा। तो सेकंड पॉइंट है निर्देशन विभिन्न कार्यों का समूह होता है। निर्देशन में एक काम नहीं होता बल्कि बहुत सारे कार्य किए जाते हैं एक साथ वर्कर को डायरेक्ट करने के लिए। डायरेक्शन इज़ अ ग्रुप ऑफ द वेरियस फंक्शंस। इसमें सुपरविज़न किया जाता है वर्कर का, पूरा चैप्टर हम कर चुके हैं। लीडरशिप किया जाता है, पूरा चैप्टर हम कर चुके हैं। कम्युनिकेशन, संदेशवाहन हम कर चुके हैं। वर्कर्स को से वर्कर को बताना, वर्कर की समस्याओं को सुनना, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, पूरा चैप्टर हम कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा उद्देश्य में समन्वय स्थापित करना निर्देशन का सार है। हार्मोनाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स इज द एसेंस ऑफ द डायरेक्टिंग। अब यहाँ पर क्या हुआ, उद्देश्यों में समन्वय। समन्वय किसके उद्देश्यों में करना है? अब देखो, व्यक्ति का उद्देश्य क्या होता है, मैंने अच्छा पैसा कमाना है, और कंपनी का उद्देश्य होता है हमने ज़्यादा लाभ कमाना है। तो दोनों के उद्देश्य बराबर हो जाएं। हार्मोनाइजिंग का मतलब, समन्वय का मतलब मिल करके कार्य करना, दोनों के उद्देश्यों को समान कर देना ही डायरेक्शन का उद्देश्य है। मतलब ये है कि हमारा उद्देश्य होता है कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करना, इसके लिए हम निर्देश देते हैं वर्कर को। चौथा पॉइंट है निर्देशन प्रत्येक स्तर के प्रबंधक के लिए ज़रूरी है। किसी भी लेवल का मैनेजमेंट फर्स्ट चैप्टर में हम कर चुके हैं। प्रबंधकों के स्तर होते हैं उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो हर एक मैनेजर को डायरेक्शन देनी ही पड़ती है। डायरेक्टर जो है मैनेजर को देगा, मैनेजर फोरमैन को देगा, फोरमैन सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर वर्कर को देगा। तो सभी लेवल्स पर ये डायरेक्शंस जो है वो दी जाती हैं, निर्देश दिए जाते हैं। पाँचों पॉइंट है निर्देशन एक निरंतर चलते रहने वाला कार्य है। डायरेक्टिंग इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। लगातार ये चलता है, वर्कर को लगातार निर्देश दिए जाते हैं, वर्कर को अभिप्रेरित किया जाता है। वर्कर अगर कोई गलती कर रहा है तो उसे बताया जाता है, भाई ये आपकी गलती हो रही है, इस गलती को आप सुधारो। तो हमारे को लगातार वर्कर को निर्देश देने हैं। पहले कार्य बताना है, कार्य को चेक करना है कि ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर गलती कर रहे हैं वहाँ पर उसे बताना है, ऐसे ठीक करो, ये सावधानी रखो इत्यादि। सिक्स पॉइंट है निर्देशन का प्रवाह, फ्लो ऑफ द डायरेक्शन। अब निर्देशन कैसे फ्लो करता है? इस ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम या अप टू डाउनवर्ड्स। देखो, निर्देश कौन देता है? उच्च अधिकारी वर्कर को निर्देश देता है। वर्कर कभी भी अधिकारी को निर्देश नहीं दे सकता। इसका मतलब अभी हमने क्या पढ़ा, डायरेक्टर ने मैनेजर को निर्देश दिया, मैनेजर ने फोरमैन, सुपरवाइजर, और फिर वर्कर पर निर्देश आया। इसका मतलब ये हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होता है। इट्स मूव फ्रॉम टॉप टू
डाउनवर्ड्स और बॉटम। 7th पॉइंट है निर्देशन कार्य को प्रारंभ करवाता है, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स द जॉब। यहाँ पर हमने अभी पीछे पढ़ा कि वर्कर्स अभी आ गए, मशीनें हमारे पास हैं, कच्चा माल है, जब तक हम वर्कर को बताएंगे नहीं कि आपने क्या काम कैसे काम करना है, तब तक वर्कर काम नहीं शुरू कर पाएगा। कहने का मतलब निर्देश देने पर ही कार्य प्रारंभ होता है, तो निर्देशन कार्य को प्रारंभ करवाता है। इसकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं और उसके अनुसार ही वर्कर काम को करते हैं। 8वां पॉइंट है निर्देशन की आवश्यकता हर स्तर के व्यापार में होती है। किसी भी लेवल का बिजनेस हमारा क्यों नहीं है, हर जगह पर हर टाइप के बिजनेस में निर्देशन की आवश्यकता होगी। डायरेक्टिंग इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ द बिजनेस, चाहे हमारा बिजनेस हाई लेवल का है, चाहे लो लेवल का है, स्मॉल बिजनेस है, चाहे एक बड़ी कंपनी हमारी है, हर स्तर हर प्रकार के बिजनेस में जो है निर्देश देने की आवश्यकता होगी। अगला है निर्देशन का कार्य सर्वोच्च वर्ग का होता है। डायरेक्टिंग इज द फंक्शन ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। सर्वोच्च वर्ग मतलब सबसे ऊपर का वर्ग, टॉप लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वो निर्देश देते हैं। अभी हमने पढ़ा डायरेक्टर मैनेजर को देगा, मैनेजर फोरमैन सुपरवाइजर वर्कर तक निर्देश जो है धीरे धीरे इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो धीरे धीरे नीचे की ओर आती हैं। 10th पॉइंट है निर्देशन का उद्देश्य अधीनस्थों से काम को कराना होता है। ऑब्जेक्ट ऑफ द डायरेक्शन इज टू गेट द वर्क डन बाय द सबॉर्डिनेट्स। निर्देश देने का उद्देश्य क्या होता है, हम वर्कर को निर्देश क्यों देते हैं, ताकि वर्कर काम को करें। तो हमारा उद्देश्य एक ही होता है निर्देश देने का कि वर्कर से सही प्रकार से कार्य को पूर्ण करवाना। अगला हमारे को दिया गया निर्देशन का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, क्यों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके पॉइंट्स हम देखेंगे। अब क्यों इंपॉर्टेंट होता है, पहला है ये गतिशीलता प्रदान करता है, इट इनिशिएट सेक्शन। इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं कि भाई काम को कैसे करना है, कब करना है, कौन व्यक्ति करेगा, कैसे करेगा, ये सभी कुछ हम काम के बारे में जो निर्देश देते हैं, तो इससे क्या होता है काम लगातार चलता रहता है, रुकता नहीं। जब काम रुका हमने फिर निर्देश दे दिया, फिर काम चल पड़ा। तो काम शुरू करना और काम को गतिशील बनाए रखने के लिए निर्देश की आवश्यकता होती है। सेकंड पॉइंट है यह कर्मचारियों के प्रयासों में समन्वय स्थापित करता है, इट इंटीग्रेट्स द एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स। कर्मचारियों के प्रयासों में समन्वय कि सभी वर्कर जो है सभी कर्मचारी मिलजुल करके काम करेंगे। समन्वय, प्रयास मतलब कार्य, कार्यों में समन्वय मतलब एक रूपता। सुपरविज़न यहाँ पर किया जाता है, वर्कर के काम का पर्यवेक्षण किया जाता है, उसे चेक किया जाता है, उन्हें अभिप्रेरणा दी जाती है, कम्युनिकेशन किया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि आप इस प्रकार से काम करें, इसके साथ मिल करके काम करें। तो ये सभी कुछ जो कार्य करते हैं इससे क्या होता है, सभी वर्कर्स जो हैं कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए समन्वित होते हैं, एकत्रित होते हैं, प्रयास करते हैं कि हम सभी मिलकर के काम करेंगे तभी हमारा कार्य समय पर पूरा होगा। एक व्यक्ति ने भी अगर देरी कर दी तो कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। थर्ड पॉइंट है यह भी प्रेरणा का माध्यम है, इट्स एन मीन्स ऑफ मोटिवेशन। क्योंकि जब भी वर्कर के सामने कोई समस्या आती है तो हम क्या करते हैं, तुरंत वर्कर को बताते हैं भाई ये समस्या इस प्रकार से हल होगी, तो हमें इंस्टेंटली उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको डायरेक्शंस देते हैं, अभिप्रेरित करते हैं कि ये समस्या बहुत आसान है, आप ऐसा करो ये हल हो जाएगी। तो वर्कर जो होता है अभिप्रेरित होता है, ये तो कुछ भी नहीं थी, छोटी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, क्योंकि उसे छोटी क्यों लगी, क्योंकि उसको समझ में आ गया, तो डायरेक्शन बहुत क्लियर कट होती है, तो वर्कर को समझ में आ जाता है, तो वर्कर आगे से जैसे ही समस्या आएगा खुद तुरंत उसको सॉल्व कर लेगा। चौथा पॉइंट है यह परिवर्तनों को लागू करना संभव बनाता है, इट फैसिलिटेट्स टू इम्प्लीमेंट द चेंजेस। यहाँ पर क्या होता है कि क्योंकि मार्केट में लगातार परिवर्तन हो रहे होते हैं, नई उत्पादन की तकनीकें आ रही हैं, नई मशीनें आ जा रही हैं, नई तकनीक आती है, तो हमारा प्रयास ये होता है कि हम भी अपनी कंपनी में नई उत्पादन की तकनीक लाएं ताकि हम बाकी कंपनियों के साथ में मुकाबला कर सकें। जब भी हमें नई तकनीक लानी होगी तो हमें क्या करना होगा, अपनी उत्पादन की विधि में परिवर्तन करना होगा। उत्पादन की विधि में जब हम परिवर्तन करते हैं, नई मशीनें लाएंगे, तो क्या होता है वर्कर जो होते हैं उन मशीनों को अपनाने से मना करते हैं, क्योंकि उनको लगता है अगर नई मशीन आएगी तो हमारे को इन मशीनों को चलाना सीखना पड़ेगा नए सिरे से। वो चाहते हैं कि पुराना काम हमने सीखा हुआ वही करते रहें, और वो नई चेंजेस को सामान्यतः स्वीकार नहीं करते। तो ये डायरेक्शन देते समय हम उनको साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक तरीके से तैयार करते हैं कि आप इन मशीनों को लाओ, इससे कंपनी को लाभ होगा, आपको भी लाभ होगा। तो वैज्ञानिक तरीके से उनको तैयार करने का काम जो है वो यहाँ पर किया जाता है। पांचों पॉइंट है ये संगठन में संतुलन स्थापित करता है, इट क्रिएट्स अ बैलेंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर हमने कहा कि एक तरफ जो है वर्कर का अपना इंटरेस्ट होता है, उनका हित होता है, उनका लाभ होता है, दूसरी तरफ कंपनी का हित होता है। तो यहाँ पर दिया गया जैसे जैसे किसी कंपनी में कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जाती है, ठीक है, तो क्या होगा, कंपनी के लिए अलग प्रकार की समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न होती जाती हैं। अब यहाँ पर डायरेक्शंस दी जाती हैं प्रॉपर तरीके से, तो वर्कर जो है उस कार्य को सही प्रकार से करने के लिए तैयार हो जाते हैं या सही प्रकार से समझ लेते हैं। तो एक बैलेंस जो है वो उत्पन्न हो जाता है। पर्सनल जो कर्मचारी हैं उनका भी हित और कंपनी का हित जो है समान हो जाता है।
व्यक्तियों के बढ़ जाने से कंपनी में उत्पादन भी बढ़ता है और उत्पादन बढ़ जाने से जो है यदि सही प्रकार से निर्देश देते हैं तो कंपनी के लाभों में भी वृद्धि होती है। 6 पॉइंट होता है हमारा निर्देशन समन्वय का आधार होता है। डायरेक्शन इज़ द बेसिस ऑफ द कोऑर्डिनेशन। किसके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, समन्वय किसके बीच में होना चाहिए, कर्मचारियों के बीच में और कंपनी के बीच में। कंपनी कर्मचारियों के हित के लिए कार्य करे और कर्मचारी कंपनी के हित के लिए कार्य करें। 7 पॉइंट है निर्देशन संस्था में स्थिरता लाता है। डायरेक्शन ब्रिंग्स स्टेबिलिटी इन दी ऑर्गेनाइजेशन। यदि कंपनी में सही प्रकार से निर्देश दिए जाते हैं, वर्कर को सब कुछ समझ में आ जाता है, वर्कर सही प्रकार से कार्य करते हैं तो कंपनी सही प्रकार से चलती है और कंपनी के मालिक उसको बहुत लंबे समय तक, लॉन्गर ड्यूरेशन तक कंपनी जो है वो सर्वाइव करती है, जीवित रहती है, चलती रहती है। 8वां पॉइंट है निर्देशन कार्यकुशलता में वृद्धि करता है। डायरेक्शन इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। कार्यकुशलता हमारी बढ़ जाती है निर्देशन के अनुसार, क्योंकि हम वर्कर्स को लगातार जो है इंस्ट्रक्शंस देते हैं, डायरेक्शंस देते हैं, लगातार समझाते हैं। जैसे ही कोई समस्या आती है उसको समझाया जाता है, मार्गदर्शन उसको किया जाता है। तो रेगुलरिटी जो है इसमें बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, निरंतरता इसमें होनी चाहिए। इससे कार्यकुशलता वर्कर्स की बढ़ती है और वर्कर की कार्यकुशलता बढ़ने से संस्था की कार्यकुशलता बढ़ती है। 9वां पॉइंट है निर्देशन संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है। हेल्प्स इन अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाती है जब हम लोग डायरेक्शंस देते हैं। डायरेक्शन देने से वर्कर को काम समझ में आ गया, वर्कर ने कार्य जो है वो अपना पूरा कर लिया, और जब कंपनी के कार्य वर्कर्स ने पूरा कर लिए तो अपने आप ही संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति हो गई, उद्देश्यों की प्राप्ति हो गई। और ये तभी होगा जब सही प्रकार से वर्कर को दिशा निर्देश दिए जाएं। 10 पॉइंट है निर्देशन कर्मचारी की क्षमता का पूर्ण उपयोग करता है। इट हेल्प्स टू फुली यूटिलाइज द एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी। कर्मचारियों में जितनी क्षमता होती है उसका पूरा उपयोग हम लोग संस्था के हित के लिए करें। कर्मचारी पूरी उपयोगिता के साथ कार्य करें, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है इसका एक पार्ट जो है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा होता है। हम वर्कर को अभिप्रेरित करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें, तो इससे वर्कर की पूरी काम करने की क्षमता का उपयोग हम लोग कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा है निर्देशन परिवर्तन में सुविधा लाता है। इट फैसिलिटेट चेंज। वर्कर्स को बताया जाता है कि यदि हम संस्था में नई उत्पादन की तकनीक लाएंगे, नई मशीनें लाएंगे, तो आपको इन मशीनों की ट्रेनिंग जो है हम लोग फ्री देंगे, और यदि आपको ये मशीनें चलाने आ जाती हैं, आप जिस मर्जी कंपनी में चले जाएं, आपको ज़्यादा ही तनख्वाह मिलेगी। पुरानी मशीनें जो थी आजकल चलन में नहीं है, और आप इन्हीं मशीनों पे काम करेंगे तो नई कंपनियों में जाएंगे, वहाँ पर ये होंगी नहीं, आपको समस्या आएगी। तो आपकी सैलरी भी हम बढ़ाएंगे, क्योंकि उत्पादन बढ़ेगा तो लाभ बढ़ेगा, हम आपकी तनख्वाह भी बढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब है आसानी से परिवर्तन जो है उसको वर्कर जो है स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है आप लाइए, हमारे को ट्रेनिंग दीजिए, हम इसकी ट्रेनिंग को लेने के लिए तैयार हैं। अगला है हमारा निर्देशन के सिद्धांत। डायरेक्शंस के जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहला है अधिकतम व्यक्तिगत योगदान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। व्यक्तियों का अधिकतम योगदान यहाँ पर होता है। एवरी वर्कर इज़ मोटिवेटेड टू गिव इट्स मैक्सिमम एफर्ट्स। यहाँ पर हम व्यक्तियों को अभिप्रेरित करते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे दी जाती हैं कि जो वर्कर अच्छा कार्य करेगा उसको ये नाम दिया जाएगा, अच्छे वर्कर को प्रमोशन दी जाएगी। ये मोटिवेशन में हम लोगों ने पढ़ा। तो वहाँ पर वर्कर जो है अभिप्रेरित होता है अपना मैक्सिमम एफर्ट्स देने के लिए, अधिक से अधिक अच्छा कार्य करके दिखाने का वो प्रयास करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है उद्देश्यों के सामंजस्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। हार्मोनी या सामंजस्य का मतलब होता है व्यक्तिगत उद्देश्य और संस्था के उद्देश्यों में एकता स्थापित करना। व्यक्ति के उद्देश्य भी वही हो जाएं जो कि कंपनी के उद्देश्य हैं, तब सभी वर्कर मिल करके कंपनी के उद्देश्य के लिए कार्य करेंगे, अपना लाभ कोई नहीं सोचेगा। थर्ड पॉइंट है आदेश की एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आदेश की एकता के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि आदेश जब दिया जाता है तो यहाँ पर क्या होता है। आदेश हम बात करें, निर्देश की बात करें, तो यहाँ पर पूरी कंपनी को एक ही प्रकार से आदेश मिल रहे होते हैं, पूरी कंपनी में एक प्रकार से कार्य चल रहा होता है। तो एक दिशा में कार्य होता है, और एक दिशा में जब हम कार्य करते हैं, सभी एक ही प्रकार से कार्य करते हैं, तो संस्था के लिए लाभदायक होगा। वर्कर भी एक दूसरे की हेल्प कर पाते हैं, क्योंकि हम भी वही कार्य कर रहे हैं, दूसरा वर्कर भी वही काम कर रहा है। अगर दूसरे वर्कर को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो हम उसको तुरंत बता देते हैं। चौथा पॉइंट है निर्देशन पद्धति की उपयुक्तता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक। हम लोगों ने कहा एप्रोप्रिएट, उपयुक्त, जो हमारी कंपनी के लिए सबसे उपयुक्त है। हम सबसे बेस्ट मेथड जो होता है डायरेक्शन का वो इस्तेमाल करते हैं। सभी उत्पादन की तकनीकें जो सबसे अच्छी हैं हमारी कंपनी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग वही हम यूज़ करते हैं,
और निर्देश देने की जो सबसे बढ़िया टेक्निक है उसका ही हम लोग प्रयोग करते हैं। पांचवा पॉइंट है प्रबंधकीय संदेशवहन का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल कम्युनिकेशन। यहाँ पर प्रबंधकीय संदेशवहन और प्रबंधक संदेश जो वर्कर को देंगे वो कैसे देंगे, तो यहाँ पर ये कहा गया कि वर्कर को जब भी कोई संदेश दिया जाए तो बहुत इजी लैंग्वेज में, सरल भाषा में दिया जाए, क्योंकि वर्कर जो है या तो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं या अनपढ़ ही होते हैं, करीब करीब केवल उन्हें मशीन चलाना ही आता है। तो ऐसे वर्कर को उनकी भाषा में, सरल भाषा में समझा दें। अगर हम टेक्निकल भाषा का प्रयोग करेंगे तो वर्कर को समझ में नहीं आएगी और फिर वो गलतियां करेगा। 6 पॉइंट है अनौपचारिक संगठन के प्रयोग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द यूज़ ऑफ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन बाय द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीन्स, यहाँ पर अनौपचारिक संगठन के प्रयोग की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कि वर्कर को कम्युनिकेशन करना है, वर्कर को बताना है, निर्देश देने हैं, वो औपचारिक तरीके से भी दें। मतलब एक मैनेजर जो है वर्कर को अपनी पोस्ट, या सुपरवाइज़र जो है वो अपनी पोस्ट के हिसाब से भी वो काम समझाए। और उसके अलावा यदि व्यक्तिगत रूप में अलग से उसे बताना पड़े कि आपकी ये समस्या है तो आप कैसे हल इसको करें, तो वो इनफॉर्मल तरीका हो गया कम्युनिकेशन का। दोनों ही तरीक़ों से उसको निर्देश जो हैं वो दिए जाने चाहिए। तो निर्देशन चाहे औपचारिक तरीका है चाहे अनौपचारिक तरीका है, उस दोनों ही तरीक़ों का हम प्रयोग करेंगे। औपचारिक अनौपचारिक के बारे में कम्युनिकेशन चैप्टर में भी हम कर चुके हैं और ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में भी हम कर चुके हैं। 7th पॉइंट है हमारा नेतृत्व का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। यहाँ पर हम लीडरशिप की क्वालिटीज़ का प्रयोग करते हैं। पूरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है लीडरशिप का, तो लीडरशिप में हमारे जो गुण होते हैं उनका प्रयोग हम लोग करते हैं ताकि डायरेक्शन जो है वर्कर को बहुत अच्छे तरीके से दिए जा सकें। लगातार अनुसरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फॉलो थ्रू। इसका मतलब है एक बार जब वर्कर को इंस्ट्रक्शन दे दी गई, कार्य समझा दिया गया, तो उसके बाद अब अगला हमारा कार्य बनता है कि वर्कर के काम को लगातार चेक किया जाए, क्या वो सही प्रकार से काम कर रहे हैं, उसकी फीडबैक ली जानी चाहिए। वर्कर को कार्य करते समय अगर कोई समस्या आई है तो उस समस्या को कैसे हल करना है, इंस्टेंटली तुरंत उन समस्याओं को उनको हल किया जाए ताकि काम रुके नहीं। अगला है निर्देशन के कार्य। काम क्या होते हैं निर्देशन के, तो पहला है संस्था की नीतियाँ बनाना, फ्रेम्स द पॉलिसीज़ फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए नियम नीतियाँ, ये जो डायरेक्टर जो होते हैं वो बनाते हैं और उसके बाद में वो कर्मचारियों को बताई जाती हैं, डायरेक्शन दी जाती हैं, भाई ये हमारी नीति है, आपने ऐसे काम करना है। दूसरा पॉइंट है प्रबंध संचालक नीतियों को लागू करवाता है। मैनेजिंग डायरेक्टर्स इम्प्लीमेंट्स द पॉलिसीज़। जो नीतियाँ आपने बनाई हैं उच्च अधिकारियों ने, अब उनको लागू करवाना है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है वो मैनेजर्स को, सुपरवाइज़र वर्कर्स तक ये निर्देश पहुँचाते हैं और उनको लागू करवाते हैं। थर्ड पॉइंट है संस्था के अधीनस्थों से कार्य करवाते हैं पर नियंत्रण अपने पास ही रखते हैं। संस्था में अधीनस्थों से कार्य करवाते हैं। गेट वर्क डन बाय द सबऑर्डिनेट्स बट कीप द फुल कंट्रोल विद देम। अधिकारी जो होते हैं, डायरेक्टर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, काम तो करवाते हैं वर्कर से पर सारा कंट्रोल अपने पास होता है। इंस्ट्रक्शंस वो देते हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन दी जाएगी वर्कर को वैसे कार्य करना, मतलब कंट्रोल होगा डायरेक्टर के पास और काम करवाए जाएंगे वर्कर से निर्देश दे करके। चौथा पॉइंट है विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करते हैं। दे कोऑर्डिनेट बिटवीन द वेरियस डिपार्टमेंट। अलग अलग विभाग होते हैं, उन सब के बीच में समन्वय स्थापित करना। निर्देश इस प्रकार से दिए जाते हैं कि सभी विभाग एक दूसरे के साथ मिलकर के कार्य करें। पाँचवा पॉइंट है व्यवसाय के संचालन निर्देशन से ही संभव होता है। कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन। बिजनेस जो कंटिन्यू तभी करेगा, बिजनेस सही प्रकार से तभी चलेगा जब निर्देश दिए जाते हैं। अगर निर्देश ही नहीं होंगे तो बिजनेस सही प्रकार से चल नहीं पाएगा। अगला है निर्देशन के तत्व, कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, जैसे हम कहेंगे एलिमेंट्स ऑफ द डायरेक्शन। इसमें पर्यवेक्षण आता है, सुपरविज़न आता है, पूरा चैप्टर हमने किया। नेतृत्व आता है, लीडरशिप पूरा चैप्टर हमने किया है। संदेश वहन पूरा चैप्टर हमने कर लिया, संदेश देना। एक लाइन में समझते चलते हैं। तो पर्यवेक्षण का मतलब होता है वर्कर के ऊपर जो अधिकारी होते हैं उनको हम सुपरवाइज़र या पर्यवेक्षक कहते हैं। ये वर्कर के काम को चेक करते हैं, उनको निर्देश देते हैं, उनको काम सिखाते हैं, समस्याओं का हल करते हैं। नेतृत्व इस चैप्टर में पढ़ा कि जैसे एक नेता होता है उसके पीछे चलने वाले काफ़ी सारे लोग होते हैं, वैसे ही हमारा एक मैनेजर होता है और उसके पीछे चलने वाले काफ़ी सारे वर्कर होते हैं जो उसके निर्देशों का पालन करते हैं। तो लीडरशिप में हम क्या करते हैं, वर्कर की समस्याओं को सुनते हैं, उनका हल करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं और उसके बदले में जैसे लीडर कहता है, जैसे मैनेजर कहता है, वर्कर उसके अनुसार कार्य करते हैं। संदेशवाहन का मतलब होता है कि हम मैनेजर वर्कर को संदेश देते हैं अलग अलग प्रकार के और उन संदेशों का पालन जो है वो वर्कर करता है। और अगर वर्कर की कोई समस्या है तो मैनेजर को पूछता है
ठीक है। और मैनेजर उनकी समस्याओं को हल करता है। अगला है अभिप्रेरणा करना, मोटिवेशन। इसके बारे में हमने पढ़ा, अभिप्रेरित कर दिया जाता है जब वर्कर को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करें, अच्छा कार्य करें। उसके बदले में उसको दो प्रकार की अभिप्रेरणाएँ दी जा सकती हैं, पैसे का लालच दिया जा सकता है या प्रशंसा इत्यादि की जा सकती है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। और फिफ्थ पॉइंट हमारा है आदेश निर्देश देना, ऑर्डर्स एंड डायरेक्शन या कमांडिंग। वर्कर्स को ऑर्डर दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं कि आपने क्या कार्य करना है, कैसे करना है, कमांड दी जाती है और फिर वर्कर उसके अनुसार कार्य को करते हैं।